आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मस्ती हो गई आज। अच्छा स्टार्ट हो गई ना वीक, तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो सिंपल फंडा, कल कुछ इंट्रोडक्शन किए थे क्या? मैट्रिक्स क्या है? 10 मिनट गुजर। मैट्रिक्स क्या है? तो हम कह सकते हैं ना, मैट्रिक्स जो है आव्यूह एक आयताकार क्रम विन्यास है। कल का इंट्रोडक्शन में क्लास देखे थे, कुछ लिखे नहीं थे, सिर्फ बातचीत हुई थी। हाँ, संख्याओं का सजावट, मतलब जब किसी संख्याओं को सजावट ऐसे नहीं बोलोगे, आयताकार सजावट। वैसे सजावट तो अलग अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमको रेक्टेंगुलर सजाना पड़ता है, आयताकार सजावट बनानी पड़ेगी मुझे, समझ रहे हैं ना। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पे 4 5 2 1, ये क्या आयताकार है? 4 5 2 1 3 2 1 7 9 -2, ये क्या सजावट नहीं? आयताकार, आयतिक जैसा ना हो। 4 5 2 1 3 4 9 1 2, देख रहे हो गौर से? ये सब क्या है? सजावट है ना। और ये सब आव्यूह है। आव्यूह का डिफिनेशन हम लोग आज नोट करेंगे। आव्यूह क्या है तब लिखेंगे। आव्यूह जो है संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। नोट करेंगे पार्ट वाइज। थोड़ा सा सुनिए, माहौल बनाइए। आव्यूह क्या है? संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास है। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बार बार एक चीज वर्ड का यूज करेंगे। आव्यूह एक डिजाइन है। अपना भाषा में ऐसा वर्ड यूज करेंगे, आव्यूह एक डिजाइन है। तब समझ जाना आयताकार क्रम विन्यास डिजाइन है, कोई दिक्कत नहीं। तो आव्यूह एक डिजाइन है, ठीक है। जैसे देख लीजिए 4 1 2 1, देखिए ये सब क्या है? ये भी तो आव्यूह ना है, ठीक। और आव्यूह को डिनोट हम लोग करते हैं किससे? आव्यूह है ना, एक डिजाइन है, और आव्यूह को सूचित करते हैं अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से। कोई एक लेटर से नहीं, कोई भी कैपिटल लेटर। आव्यूह एक डिजाइन है और उस डिजाइन को डिनोट करते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से। जैसे कि मेरा मन करेगा इसको हम ए से डिनोट कर ले, मेरा मन करेगा इसको बी से कर ले, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कैपिटल लेटर है। इससे सी से कर लिए, इसको हम डी से किए, इसको हम ई से किए, समझ रहे हैं ना। तो ये आव्यूह, कोई दिक्कत? और आव्यूह को तो आप समझ गए। ये जो होती है ना, ये आव्यूह, जब कोई आव्यूह आप लिख लेंगे, जब कोई आव्यूह लिख लेंगे, कभी कोई डिजाइन बन जाएगी, तब इसे हम लोग कहते हैं पंक्ति। पंक्ति को कहते हैं रो। इसको डिनोट हम लोग आर से करते हैं। तो कुल मिलाकर के इसको हम R1 कहेंगे, पहला पंक्ति। इसको R2 R3 R4, और इसको हम लोग कहते हैं स्तंभ। स्तंभ को हम लोग कहते हैं कॉलम, COLUM। इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, समझ गए। तो ये तो C1 हो जाएगा, एक ही ना कॉलम है। तो क्षैतिज को हम लोग पंक्ति कहते हैं और ऊर्ध्वाधर को हम लोग कहते हैं स्तंभ। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अगर कहीं पे कोई आव्यूह दिखेगा तो हम पूछेंगे जी इस आव्यूह में पंक्ति कितना, स्तंभ कितना है। तो बताइए इस आव्यूह में पंक्ति कितना है? 1, और स्तंभ कितना है? 4। तो 1 × 4 लिखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं कोटि। ध्यान से देखिए चीजें, कोई आव्यूह लिखने के बाद एक कोने में उस आव्यूह की कोटि लिखी जाती है। आव्यूह लिखने के बाद उसके कोने में उसकी कोटि लिखी जाती है। कोटि में ना पहले पंक्ति लिखा जाता है, बाद में स्तंभ। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब हम कोटि लिखते हैं तो कोटि में पहले क्या लिखते हैं? पंक्ति और क्रॉस, अब बाद में क्या लिखते हैं? स्तंभ। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्टार्टिंग बेसिक्स हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा चैप्टर में घुसने से पहले। तो आव्यूह में पंक्ति स्तंभ को समझ जाए। पंक्ति को पहले और स्तंभ को बाद में लिख करके कोना में लिख दोगे क्रॉस के साथ, तो उसको कोटि कहेंगे। तो थोड़ी इसकी कोटि बताएं। इसमें कितनी पंक्ति है? 2, और स्तंभ कितना है? 1 2 3 4 5। तो इसकी कोटि हो जाएगा 2 × 5। इसकी पंक्ति कितना है? 3, और स्तंभ कितना है? 3। तो 3 × 3 इसकी कोटि हो जाएगी। इसकी कोटि बताइए कितना होगा? यहाँ कहाँ लिखे? यहाँ नहीं लिखेंगे। इसकी कोटि कितना होगा? पंक्ति कितना है? 4, और स्तंभ कितना है? 1। ध्यान, ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हो जाएगी अगर 4 × 1 × 4 लिखोगे, गलत। तो पंक्ति कितना है? 4, और स्तंभ कितना है? 1। तो 4 × 1, कोई दिक्कत? इसको देखोगे, पंक्ति कितना है? 2, स्तंभ कितना है? 2। ये सब आव्यूह के कोटि लिखा जाएगा। एक बार और, आव्यूह क्या है? एक डिजाइन है, उसमें पंक्ति और स्तंभ होते हैं। पंक्ति स्तंभ को एक साथ लिख देने से उसकी कोटि कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बढ़िया, ठीक है। आव्यूह के बारे में समझ गए, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़े से आव्यूह के व्यापक फॉर्म के बारे में। देखिए आव्यूह का एक फॉर्म आपको पढ़ना है,
मतलब एक ऐसा रूप पढ़ना है जिससे दुनिया का सारा अवयव पैदा होती है, मतलब एक ऐसा रूप जिससे दुनिया का सभी अवयव उसी रूप से पैदा होगा। तो उस रूप को पढ़ना 10 मिनट जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए थोड़ा सा जगह चाहिए और आप लोग थोड़ा अवयव का डिफिनेशन लिखोगे। कल हम लोग कुछ नहीं नोट किए थे, तो थ्योरी का कॉपी में डालने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, तो थोड़ा अवयव लिख कर डैश दीजिए और कुछ नोट करिए जल्दी से। एक चीज़ इस पॉइंट्स को आप देखिए जिसको हम लोग समझेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं अवयव का व्यापक रूप। इसको थोड़ा सा समझिएगा, व्यापक रूप एक्चुअल में होता क्या है, मतलब ऐसा रूप जिससे सारा अवयव बनेगा। तो अवयव को हम लोग डिनोट करते हैं अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से, और अवयव के अवयव को डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल लेटर से। अवयव को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और अवयव के अवयव को डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल लेटर से। ओके, लेकिन स्मॉल लेटर के साथ साथ देखिए ये कैपिटल ए है, स्मॉल ए है ना, लेकिन उसके साथ साथ ये आई जे चिपका हुआ उसके नीचे में, इसको हम लोग पोजीशन कहते हैं। थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो अवयव को डिनोट कैपिटल लेटर से और उसके अवयव को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, लेकिन केवल स्मॉल लेटर नहीं दिखती है, स्मॉल लेटर के साथ उसकी पोजीशन दिखती है नीचे में। ये आई जे क्या है, पोजीशन है। आई का मतलब होती है पंक्ति और जे का मतलब होता है स्तंभ, मतलब पहला वाला जो वो पंक्ति और दूसरा वाला जो है स्तंभ। और इस अवयव की कोटि क्या है, m क्रॉस n, इसकी कोटि है m क्रॉस n, मतलब m पंक्ति होगा और n स्तंभ होगा, क्योंकि पहला जो होता है वो पंक्ति, दूसरा स्तंभ। बड़ी आराम से समझिएगा। तो मेरा जो पंक्ति है वो m पीस है। अरे भाई ये जो m है वो पंक्ति है ना, और n जो है वो स्तंभ है, और पंक्ति m है और पंक्ति को यहाँ i से डिनोट किया गया। तो i जो है ना वो 1 2 3 से शुरू होकर के m तक जाएगा। आई जो j है वो 1 2 3 से शुरू होकर के n तक जाएगा, क्योंकि स्तंभ n है। नहीं समझ रहे ना, मतलब i जो पंक्ति है वो 1 से शुरू होकर m तक जाएगा, क्योंकि m पंक्ति है मेरे अवयव में। आई जो j है वो 1 से शुरू होकर के n तक जाएगा, क्योंकि मेरे जो अवयव उसमें n स्तंभ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म हुआ अवयव के व्यापक रूप का, ये शॉर्ट फॉर्म हुआ, समझ गए ना। इसको विस्तारित करना आपको आना चाहिए, तब जा करके आप सवाल के साथ यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। आइए अवयव के ये पोजीशन है, समझ गए ना। हम इसके बारे में और थोड़ा ज़्यादा आज देखते हैं। तो हम एक अवयव लिखते हैं, ठीक है, ये अवयव लिखते हैं A11। बस इसको थोड़ा समझ जाइए अच्छे से, ये इसी का विस्तारित फॉर्म है वो। अब इसको ऐसे पढ़ेंगे 1 1, मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ। जो पहला लिखा वो जो पहला घटक है वो पंक्ति और दूसरा घटक को स्तंभ कहेंगे। तो पहले लिखा 1 1, मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति चौथा स्तंभ, पहला पंक्ति nवां स्तंभ। क्योंकि मेरे पास स्तंभ n होना चाहिए, मेरे पास इस प्रश्न में स्तंभ कितना होना चाहिए। तो देख लो, पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, nवां, डॉट 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 डॉट। और पंक्ति कितना होना चाहिए, m। तो पहला पंक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, nवां, mवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, mवां। नहीं समझ रहे ना, इसमें देखते हैं सबके आगे mm होगा पंक्ति में, पहला जगह पे। इसको क्या बोलिएगा, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसको क्या बोलिएगा, दूसरा पंक्ति nवां स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। ये सब उसका पोजीशन है, क्योंकि अवयव जो है वो एक डिजाइन है, और एक डिजाइन में एक अवयव तो रहता नहीं, 10 अवयव होगा। तो हम अगर माना कि एक अवयव है जिसमें 3 है, एक अवयव है जिसमें 3 है, तो हम आपको पूछेंगे 3 कहाँ है, तो आप कहोगे अवयव में है। तो अवयव में कहाँ पर है, क्योंकि अवयव में 1 और 3 तो थोड़े ना, बहुत सारा है। तो अवयव वो जो 3 है वो अवयव में कहाँ है, तो क्या बोलोगे, उसका पोजीशन बताओगे ना, सर ये तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ की जगह पर है, इसकी ये माँ पंक्ति और एम स्तंभ की जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पोजीशन बताने के लिए आई जे बताना बहुत जरूरी है, समझ गए ना। आई मतलब पंक्ति, जे मतलब स्तंभ। तो ये व्यापक रूप है, इसी का विस्तारित रूप है, देख रहे हो ना। मतलब आई जो है एम तक गया है ना, अरे आई जो पंक्ति एम तक गया है ना, पहला दूसरा तीसरा करते एम पंक्ति तक गया है, और स्तंभ एन तक गया है, पहला दूसरा तीसरा करते करते एन तक गया है ना। तो अवयव का व्यापक फॉर्म हुआ, कोई दिक्कत।
इसी से अवयव का निर्माण करने में मदद मिलेगी। ये भी एक 2 नंबर की ऑब्जेक्टिव रहती है। पहला एक्सरसाइज में आपको इससे रिलेटेड सवाल मिलेंगे, है ना। तो जैसे इसका उदाहरण के तौर पे अगर हम इसको देखें तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपको बताते हैं तो अगर एक अवयव है 2 क्रॉस 3, अगर हम पूछे ऐसा सवाल दिए जो ये एक अवयव 2 क्रॉस 3 कोटि का अवयव का रचना कीजिए। हम बोलेंगे एक अवयव जो है जिसकी कोटि है 2 क्रॉस 3, उसकी रचना कीजिए। ओके, तो 2 क्रॉस 3 कोटि के अवयव की रचना करना है और यहाँ पे AIJ। तो आप इसको जब विस्तारित करोगे तो पता है क्या करोगे, आपको एक अवयव बनाना पड़ेगा जिसमें 2 पंक्ति 3 को स्तंभ है। तो बताइए अवयव कैसा बनेगा। 2 पंक्ति 3 अवयव, तो A11 2 को पंक्ति बनाना है, 3 को स्तंभ बनाना है। अभी 2 को स्तंभ हुआ है, 3 को स्तंभ बनाना है। क्या हुआ, एक पंक्ति बन गई, 3 स्तंभ तैयार हो गए। समझ गया ना, 2 पंक्ति 3 स्तंभ हुआ तो 2 क्रॉस 3 रचना हो गई। अब इसके जगह पे अवयव डालना है, वो सवाल के साथ क्लियर होगी। समझ गए। तो ये सब उसी रूप में से निकला है। तो प्रश्न में आपको उसी रूप में से काट करके कोटि थमा देगा। 2 3 4 5 9 10 कुछ भी दे सकता है आपको प्रश्न में, सवाल के साथ हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो ये एक छोटी सी कॉन्सेप्ट हुआ जिसको हम लोग कहते हैं अवयव का व्यापक फॉर्म। समझ गए, ये जानकारी आपको होना चाहिए, इसको भी आप लोग नोट करना चाहिए। फट से जाके थ्योरी की कॉपी में डालिए इसको। एक पॉइंट्स आप ये बनाएंगे जिसको हम लोग पढ़ेंगे, छोटा सा है 10 मिनट का। अवयव का प्रकार, टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स है, अवयव का प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो थोड़ा सा पार्ट वाइज हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रकार में हम लोग आ जाएंगे वर्ग अवयव में। सिंपल है ये चीज़ें, वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। आई तो सिंपल फंडा है, वैसा अवयव जिसमें पंक्ति स्तंभ बराबर हो। समझ रहे हैं ना, मतलब अवयव की जब कोटि आप लिखोगे तो उसमें पंक्ति बराबर स्तंभ होना चाहिए। समझ गए ना, मतलब वर्ग अवयव, अरे भाई कोई भी अवयव लिखेंगे तो उसकी कोटि तो लिखना पड़ेगा ना, उसकी कोटि तो पता है ना हमको, कितना कोटि होगा साइड में कोना वाला। तो अगर किसी अवयव में पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाए, 2 2 3 3 4 4 5 5, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4, तो वैसे अवयव को क्या कह दोगे आप लोग, वर्ग अवयव। को लोचा नहीं है, वर्ग अवयव होने के लिए पंक्ति और स्तंभ को बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ ऐसा होगा, एक अवयव है जैसे कि यह है AIJ M क्रॉस N, और ये वर्ग अवयव होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको वर्ग अवयव होने के लिए M बराबर N नहीं होना चाहिए। ऐसा ऑब्जेक्टिव भी पूछ दिया गया, ऐसा ऑब्जेक्टिव ढेर सारा पूछा है। एक अवयव A बराबर समथिंग, एक वर्ग अवयव है, तो ऑप्शन ABCD ये वाला मार देंगे। समझ रहे हैं, तो ये वर्ग अवयव होने का ये शर्त है। दूसरा नंबर जो है, आप लोग उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे 4 5 2 1, ये सब क्या है, वर्ग अवयव नहीं है। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर डिनोट कर रहे हैं, B से डिनोट करेंगे 4 5 2 1 0 0 0 5, ये सब क्या है, 3 क्रॉस 3, क्या वर्ग अवयव नहीं है। तो ये सब है वर्ग अवयव। तो दूसरा ये भी आप देखोगे जिसको हम लोग कहते हैं पंक्ति अवयव। मस्ती नहीं, पंक्ति अवयव को हम लोग सिंपल से रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिंपल है, पंक्ति अवयव का जो अवयव होगा, मेरी बात को थोड़ा समझिएगा, एक मिनट, ये देख लीजिए, ये पंक्ति अवयव, केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो, मतलब ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति कितना हो, स्तंभ कुछ भी हो। देख रहे हो ना, एक मतलब पहला पंक्ति होता है तो उसको मैं एक लिख दिए, कोटि में पहला जो स्थान होता है पंक्ति का होता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं पंक्ति अवयव। अगर एग्जांपल्स के तौर पे समझेंगे तो 4 5 0 1, ये सब क्या है, एगो पंक्ति और 4 गो स्तंभ है, इसको हम लोग पंक्ति अवयव कहते हैं। कोई दिक्कत। तीसरा में हम लोग लिखेंगे स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। तो केवल एक स्तंभ हो तो अवयव कुछ ऐसा होगा,
AIJ, पंक्ति कुछ भी हो सकता है, स्तंभ होना चाहिए एक, स्तंभ मतलब दूसरा होना चाहिए एक, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम लिखेंगे केवल एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो। अगर एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं तो 4 2 1, देखिए ये क्या है, एक 3 पंक्ति और एक स्तंभ, तो 3 को रसेक हो जाएंगे। तो ये रहा कुछ इसके बारे में। उसके बाद जो हम चौथा देखेंगे उसको हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह समझ गया ना, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह को होने के लिए इसको वर्ग आव्यूह होना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहली बात तो ये वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, और ये जो है ना इसको हम लोग कहते हैं विकर्ण, इसको हम लोग कहते हैं विकर्ण। देखिए मेन भी ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं विकर्ण। विकर्ण के अवयव कुछ हैं, विकर्ण के जो अवयव है ना कुछ हैं, अब बाकी अवयव जो है वो 0, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण के अवयव है ना चाहिए, बाकी सभी 0 होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह। कोई दिक्कत। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, नोट करके हम लिखेंगे, ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें में फंस जाता है स्टूडेंट्स, मेरी बात को समझिएगा। AIJ, AIJ, ध्यान से देखिएगा, AIJ जो है वो विकर्ण के अवयव है, और AIJ वो अन्य अवयव है। थोड़ा सा समझ जाना, AIJ विकर्ण के अवयव है और AIJ अन्य अवयव है, तो ध्यान से देखिएगा। मतलब गौर से देखेंगे, जब आप कोई आव्यूह लिखेंगे तो ये तो अवयव है, ए जो है वो अवयव को डिनोट करती है और IJ तो पोजीशन है उसका। तो ये जो है अवयव जो होते हैं, किसी अवयव में एक थोड़े होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये जो AIJ, ये ऐसा, ये अवयव विकर्ण के अवयव कैसे होते हैं और अन्य अवयव कैसे होते हैं। तो जिसमें I और J बराबर होगा वो विकर्ण का अवयव होगा, और जिसमें I और J बराबर नहीं होगा तो विकर्ण का अवयव नहीं होगा। जैसे कि आप लिखोगे A11, A12, A21, A22, ये एक आव्यूह है ना, तो ये विकर्ण के अवयव है और वो दोनों अन्य अवयव है। नहीं, पहले आपको बता चुके हैं, विकर्ण लेने का मतलब होता है ये, क्योंकि पहला अवयव अंतिम, आप कहोगे ये भी तो विकर्ण ले सकते हैं, ना, विकर्ण का मतलब पहला अवयव और लास्ट अवयव इंक्लूड होना चाहिए उसमें, और ऐसे वाला लोगे तो अलग है, ये अलग है, ध्यान से रखिएगा। ये नहीं, आप ये आयत नहीं पढ़ रहे जो विकर्ण 2 गो होगा, आप लोग आगे में जाकर कहेंगे हम मेन विकर्ण और साइड विकर्ण का चर्चा करेंगे, हम समझ रहे हैं ना। आगे जब पढ़ेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे मेन विकर्ण और साइड विकर्ण। तो ये सब जो है ये है मेन विकर्ण, तभी हम सिर्फ विकर्ण वर्ड यूज करेंगे। तो ये विकर्ण, इसको मत समझ लेना, ये इसलिए घेर दिया, अंडरलाइन कर लिए। तो कैसे अवयव, विकर्ण के अवयव का पहचान आपको पता हो गया, जिसमें I और J बराबर होगा तो उसमें वो जो अवयव होंगे वो विकर्ण अवयव होगा, और जिसमें I और J बराबर नहीं होगा तो उसमें विकर्ण। जैसे देखिए इसमें 1 1 बराबर है ना, 2 2 बराबर है ना, 3 3 बराबर, ये विकर्ण अवयव हुआ। इसमें देख लो 1 2, मतलब I 1 है और J 2 है, तो दोनों बराबर नहीं है, 2 1 बराबर नहीं है। तो अगर I J बराबर होगा तो विकर्ण अवयव, I J बराबर नहीं होगा तो विकर्ण अवयव नहीं होगा। कोई दिक्कत। चलिए बात कर लेते हैं। तो विकर्ण आव्यूह को पहचानने के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ें होता है, कैसे लिखें। तो समझ गए, ये समझ गए ना, इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको नोट कर लेना है, नोट के रूप में। जगह नहीं है, थोड़ा सा लिखना चाहिए आप लोग को, खाली करिए। तो आप लोग यहाँ से शुरू करें, आप लोग नोट करें अच्छे से। विकर्ण के बारे में देख लिए थे। ये एक टाइप है जिसको आप लोग देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं अदिश आव्यूह। ध्यान देखिएगा, अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। अब ये
अदिश अवयव कैसा होता है, सिंपल फंडा है, 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2। ध्यान से देखेंगे, पहली बात ये वर्ग अवयव है, पहली बात वर्ग अवयव मतलब विकर्ण अवयव को होने के लिए वर्ग अवयव होना चाहिए, समझ गए। और ये वर्ग अवयव है, और ये जो अवयव आपको दिख रहा है वो विकर्ण का अवयव दिख रहा है, विकर्ण अवयव दिख रहा है। अब विकर्ण का अवयव सेम है, उस विकर्ण का अवयव अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट बना करके ए आई जे जो है वह कांस्टेंट होगा और ए आई जे जो है वो 0 होगा। क्या इसको समझ में आ रहा है ना? मतलब ए आई जे यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे, बगल में थोड़ा हिंट बॉक्स दे देते हैं, आई नॉट इक्वल टू जे और आई डज नॉट इक्वल टू जे। अब इसको थोड़ा सा समझिए, मतलब यह एक अवयव, ये देखो ये भी अवयव है, ये भी अवयव है, अवयव ए आई जे, ये भी देखो दोनों सेम टू सेम चीज़ है, ये भी अवयव है और ये भी अवयव है। अवयव को डिनोट ए आई जे से करते हैं, ए से करते हैं, तो ये भी अवयव, एक बार कर रहा है ये अवयव के होगा और एक बार कर यही अवयव 0 होगा। लेकिन यहाँ पे बगल में नियम लगा दिया, ये जो अवयव है वो आई बराबर जे के लिए है, आई बराबर जे मतलब विकर्ण का अवयव, और ये जो अवयव है वो आई नॉट इक्वल टू जे के लिए मतलब अन्य अवयव के लिए कहा जा रहा है। ये सही है, मतलब ये जो हम इस अवयव का जो चर्चा कर रहे हैं, ये किस अवयव का चर्चा कर रहे हैं, विकर्ण के अवयव के लिए। आई इक्वल टू जे दिखेगा समझिएगा विकर्ण अवयव का चर्चा किया जा रहा है, आई नॉट इक्वल टू जे कहा जाएगा समझिएगा अन्य अवयव का चर्चा किया जा रहा है। तो ये जो हम ये अवयव के होगा मतलब कैसा अवयव कांस्टेंट होगा, के मतलब कांस्टेंट फिक्स, 5 तो 5 है, 10 तो 10, 3 तो 3, सब 3 होगा। तो कैसा अवयव कांस्टेंट होगा, विकर्ण का अवयव, और बाकी अवयव तो अन्य अवयव 0 होंगे। नहीं समझ रहे हो? तो इसी में सब बात हो गया, समझ गए, इसी में सारा बात छुपा हुआ चीज़ें क्लियर हो गई। मतलब विकर्ण के अवयव होंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट होंगे, सेम होंगे, और अन्य अवयव सब 0 होंगे। कोई दिक्कत? तो ऐसे अवयव हम लोग कहते हैं अदिश अवयव। कोई दिक्कत? चलो बढ़िया, ठीक है। तो छठा नंबर हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं तत्समक अवयव, और इसी को हम लोग एकांक अवयव भी कहते हैं, एकांक अवयव। इसको हम लोग अंग्रेजी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखो बड़ी गजब का अवयव है, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग आई से। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपको याद रखना है। ये 3x3 कोटि का आई है, वो 2x2 कोटि का आई है, समझ गए? क्या हम वन है, वन ही है, वन ही है, वो वन ही था। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। इसको हम लोग कहते हैं तत्समक अवयव। मतलब कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं अवयव जो है वो 1 होगा और अवयव जो है वो 0 होगा। तो 1 कैसा होगा, जब आई बराबर जे होगा तो 1 होगा, और जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा तो 0 होगा। समझ रहे हैं? अगर विकर्ण के अवयव जो 1 होंगे और अन्य अवयव 0 होंगे तो वैसे अवयव को हम लोग कहते हैं तत्समक अवयव। समझ रहे हैं ना? एकांक अवयव, और उसको सूचित किया जाता है अंग्रेजी के एक लेटर फिक्स है आई से, और ये अवयव में 1 का काम करेगा। आगे इसका चर्चा होगी सवाल के साथ, समझ रहे हो ना? बस बेसिक चीज़ें हैं। और एक सातवां तो शून्य अवयव होता है, शून्य अवयव 0 मैट्रिक्स, तो वो बहुत बढ़िया ईजी है। 0 0 0 0 सभी अवयव अगर 0 है ना तो उसको शून्य अवयव, उसको ओ से डिनोट करते हैं। किससे? ओ से। बहुत ईजी चीज़ें हैं, सभी अवयव उसका 0 होना चाहिए। तो ये कुछ अवयव का प्रकार है, इसका इस्तेमाल होगी, खाली कर ले जी।